गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये सभी जो हमारे प्रश्न हैं वह हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और इस क्लास में आपको भौतिक विज्ञान के लघुत्तरीय तथा अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और देखिए, जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। और देखिए, यदि आपको कापी जो लिखना है सभी अभ्यर्थियों के लिए, यह आपका एक हम सुझाव दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कापी आपकी ऐसे रहेगी, तो इस कापी में आगे आप करिएगा क्या कि यहाँ पर एक हासिल खींच लीजिएगा। इसके बाद जो भी प्रश्न आपको करना होगा, जैसे प्रश्न आपको 1 करना है तो प्रश्न नंबर आप 1 यहाँ पे डालने के बाद, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 का क, तो क डालने के बाद इसके बाद आपको इसका आंसर देना है। तो मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो आप वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद इसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, कापी में इधर आपको कोई भी नंबरिंग नहीं करना है, न इधर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हासिल आप खींचने के बाद क्या करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो भी कापी आप चेक करता है वो नंबरिंग इधर ही करेगा आपका। ठीक है, तो उसको असुविधा ना हो एग्जामिनर को। और आपके लिए यह है कि यदि मान लीजिए आपको कोई भी परीक्षा में प्रश्न 1, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो उसके स्थान पर आपने जो पढ़ कर गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आपका जो भी आपका रहे, जैसे 2 नंबर का 2 नंबर लायक लिखिएगा, 3 नंबर 3 नंबर लायक प्रश्न को जरूर लिखिएगा। चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी आपका पेपर हो, इन सभी पेपर में यदि आपके जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको आप छोड़िएगा नहीं, उस प्रश्न को आखिरी में ले जा करके हल करिएगा। और मेरा यह विचार रहेगा कि यदि आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करने हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न को आप एकदम लास्ट में करिएगा। स्टार्ट में करने से ये होगा, मान लीजिए आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, यदि उसमें से 2 गलत हो गया, 3 गलत हो गए, तो इसके बाद आपका 2 सही होगा, तो एग्जामिनर के दिमाग में बढ़ जाएगा कि आपको बस नॉर्मली आपको नंबर दे करके चलना है। तो यह जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा इसको आप लास्ट में करिएगा। सबसे पहले वही प्रश्न करिएगा जो आपको एकदम अच्छे तरीके से आते हों। ठीक है, तो चलिए आज का हम वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। और यह जो प्रश्न हमारा होगा यह लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि अपसाइनल जीरो की बीमा एवं मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अपसाइनल जीरो की बीमा, मान एवं मात्रक ये सभी कैसे आप निकालेंगे, तो आपका कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो कूलाम का सूत्र से आप इसका बीमा मान निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है F = 1/4 अपसाइनल जीरो 1/4 अपसाइनल जीरो Q1 Q2 अपान आपका R² होता है। देखिए, इस सूत्र से आप अपसाइनल जीरो का मान यहाँ पे पक्षांतर करके निकालेंगे तो आपका आएगा क्या, अपसाइनल जीरो बराबर आपको हो जाएगा Q1 Q2 अपान हो जाएगा आपका F × R², और इसके साथ आपका 1/4 आपका लगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से Q1 और Q2 दोनों आवेश है, तो इस आवेश का मात्रा क्या होगा, तो कूलाम गुणे कूलाम कितना हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका नीचे देखिए बल है, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होगा, और दूरी का मात्रक आपका मीटर, लेकिन मीटर का यहाँ R का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपसाइनल जीरो का मात्रक जो आएगा वो हमारा आएगा कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो यह आपका इसका मात्रक हो गया। अब देखिए, अपसाइनल जीरो का मान जो होता है ये आप निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको मान निकालने के लिए आगे इसका बीमा निकाल लीजिए। तो देखिए, कूलाम का जो बीमा होगा वह आपका 80 होता है, तो कूलाम का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा A⁻², और T⁻² हो जाएगा आपका। और यहाँ पे बल का जो बीमा होता है वो आपका होता है MLT-2, और यहाँ पर मीटर का आपका क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। तो इन सभी को जब हल करेंगे तो अपसाइनल जीरो का जो बीमा आएगा आपका, यह आपका आएगा M-1 L-3 A2 और T4, यह आपका जो होगा यह आपका अपसाइनल जीरो का बीमा होगा। और इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/4 पाई, अपसाइनल जीरो का मान होता है 9.0 × 10⁹ इससे आपका करिएगा क्या, आपका इससे अपसाइनल जीरो का मान निकाल सकते हैं। तो अपसाइनल जीरो बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 1 देखिए आपका 9.0 × 10⁹ आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब देखिए 4 पाई आप जानते हैं इसका नियतांक होगा, पाई का मान 3.14 रखेंगे, हल करके इसको गुणा भाग करेंगे और 10⁹ को ऊपर ले जाए, इसका पावर -9 हो जाएगा।
जब इसको हल करेंगे तो इसका मान जो आएगा ऑप्शनल 0 का वह आपका आएगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12 इसका मान आएगा। और इसका मात्रक जो होगा आपने अभी बताया मात्रक से क्या होगा, तो कूलाम का स्क्वायर प्रति आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यह आपका होगा ऑप्शनल 0 का मान, बीमा और मात्रक। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे इसमें क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपका। जो नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी वीडियो डाल देंगे आपको। देखिए इसके बाद आपका दिया गया दूसरा प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की यदि परिभाषा देना तो आप यह कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं जो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल जो आपका होगा वो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा और HBr भी आपका होता है। ये सभी हमारे क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। देखिए द्विध्रुव का मतलब यहाँ पे उदाहरण में आपका समझना है तो आप HCl लेंगे तो HCl हाइड्रोजन पे आपका प्लस आयन होता है, क्लोरीन पे आपका माइनस आयन होगा, तो एक ये आपका माइनस आयन आपका है HCl, H पर आपका प्लस आयन हो जाएगा, क्लोरीन पे आपका माइनस आयन होगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन पे प्लस आयन है और क्लोरीन पे माइनस आयन है, तो दोनों आयन आपके क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह आपका क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यह आपका जो होगा यह वैद्युत द्विध्रुव का आपका एग्जाम्पल होगा। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा, Q इक्वल टू आपका होता है NE होता है, और इसके बाद आप यहाँ से N का मान निकालेंगे तो N इक्वल टू आपका हो जाएगा, N इक्वल टू आपका होगा Q अपान E। तो आपसे पूछा है एक कूलाम, तो यहाँ पर आप Q का मान आप 1 रखेंगे और E का मान आप 1.6×10⁻⁻19 रखेंगे, इसका मान 1 रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब जब इसको आप हल करेंगे 10 के पावर 19 को ऊपर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 1.6 का डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वह आपका आएगा 0.625 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन आपका होगा। और इसको सार्थक अंक द्वारा यदि आप दशमलव को पीछे लेकर जाएंगे तो इसका मान जो होगा वह आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर आपका 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, कई बार परीक्षाओं में से ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। देखिए इसके बाद आपको दिया गया दूसरा प्रश्न कि एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3Q -2Q Q तथा +2Q आवेश रखे हैं, तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स पूछा है, इसका मतलब आपको फाई का मान पूछा हुआ है और यहाँ पे सभी आवेश दिए गए हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू आपका होगा Q अपान ऑप्शनल 0 होता है। यदि बोला जाएगा कि उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर बहुत से आवेश हैं तो इन सभी आवेशों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको लिख सकते हैं फार्मूला में फाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं समेसन ऑफ Q अपान हो जाएगा ऑप्शनल 0, और सभी आवेश को जोड़िए। देखिए 3Q -2Q जोड़ने पर माइनस प्लस का गुणा करें तो आपका माइनस हो जाएगा, फिर +Q और +2Q। इन सभी आवेश को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका, 2 में से 3 गया आपका 1 बचेगा, 2 1 3 3 1 4। तो इसका जो मान आएगा वह आपका आएगा फाई इक्वल टू आपका इस आवेश का मान आपका जो होगा वह आएगा 4Q अपान आपका ऑप्शनल 0। यह आपका बोला जाएगा उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान होगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको जो प्रश्न पूछा गया है, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, यह भी कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो बोला गया आपका है, देखिए क्या कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है और इसकी दो विशेषताएं लिखिए। देखिए समविभव पृष्ठ का यदि आप परिभाषा देंगे तो नाम से पता चल रहा है कि समविभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान आपका समान होता है। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के लंबवत निकलती हैं, पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और ये बाहर क्यों निकलती हैं। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो बोला जाएगा इसकी दो विशेषताएं लिखिए। तो विशेषता आपका पहला हो जाएगा कि किसी आवेश के समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका शून्य होता है। मतलब सभी जगह जब विभव का मान आपका समान होगा तो बोला जाएगा यहाँ से आवेश यदि आप कहीं यहाँ पे लेके जाएंगे तो यह सभी आवेश का मान जो होगा आपका यहाँ पर समान है, तो विभव का मान भी आपका क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर कार्य का मान जो होगा वह आपका 0 हो जाएगा।
दूसरा इसका विशेषता होगा कि समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत, देखिए यह पृष्ठ के आपका क्या होगा, लंबवत होता है। ठीक है, तो इसकी दो विशेषताएं आपकी हैं। अब देखिए इसके बाद आपका है कि वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता का संबंध जो होता है वो आपका होता है E इक्वल टू आपका होता है माइनस डेल्टा V। देखिए प्रश्न आपका है 7वां आपका है E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू, बहुत बुक में ऐसे दिया होगा E इक्वल टू डेल्टा V अपान D दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो होता है प्लेटों के बीच की आपकी दूरी होगा वो आपका डेल्टा x होता है। ठीक है, तो इसका संबंध आपका यही होगा। इसके बाद देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो देखिए बोला जाएगा कि 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का साहब का होगा क्या कि 1 वोल्ट विभवांतर लगाने के लिए या लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है वह आपका होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान देखिए आपका जो होता है, बोला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका जो होगा वह आपका होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल आपका होता है। यह आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। ये कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका प्रश्न दिया गया 9वां कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करता है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, इनका जो कैपेसिटेंस होता है वह मुख्यतः तो 3 राशियों पर निर्भर करता है। कौन कौन से, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, तो C प्रोपोर्शनल टू आपका A हो जाएगा। दूसरा आपका होता है इनके बीच रखे परावैद्युत पदार्थ पर या परावैद्युतांक पर, तो C प्रोपोर्शनल टू आपका K हो जाता है। और प्लेटों की बीच की दूरी पर तो C इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि यदि आपको प्लेट के बीच का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता आपका बढ़ जाएगा, परावैद्युतांक का मान बढ़ाएंगे तभी धारिता आपका बढ़ेगा, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता का मान आपका कम हो जाता है। तो यह 3 कारकों पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर, परावैद्युतांक पर और इनके बीच की दूरी पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको दिया गया है 10वां प्रश्न आपसे दिया गया है कि आवेशित कण। अब देखिए सभी प्रश्नों को आप हल करिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे तो समय आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। आप देखिएगा और हमको लगता है कि प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत होगा तब बताइएगा, भाई आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस प्रश्न को आसानी से वीडियो बना करके, या आप कांटेक्ट में मेरे संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप भेज दीजिएगा कि क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो उस क्वेश्चन को हम हल करके आप पर भेज देंगे। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वह आपको दिया गया है कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व से क्या संबंध है। देखिए बोला गया कि आवेशित कण तथा वैद्युत धारा घनत्व से आपको क्या संबंध है, इसका संबंध आप निकालिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप कहिए संबंध हम बता देंगे। देखिए बोला क्या गया है कि आवेशित करता अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध आपको निकालना है। तो इसका संबंध जो होगा वो J इक्वल टू आपका होता है NE/VD, जहाँ VD आपका जो होगा ये आपका अनुगमन वेग होगा या अपवाह वेग होगा, N आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, E आपका क्या जाएगा आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा, ये भी आपका होगा। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो आप कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इक्वल टू आपका होता है 1/ρ होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है इसका जो मात्रक होगा आपका बोला जाएगा आपका ये ओम मीटर इनवर्स आपका हो जाएगा। इसका मात्रक आपका होगा ओम मीटर आपका इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, तो इसका व्युत्क्रम है तो ओम मीटर इनवर्स आपका हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, इससे आप इसका बीमा निकाल लीजिएगा। देखिए इसके बाद आपको दिया गया है कि 12वां क्वेश्चन ओमी प्रतिरोध तथा अनओमी प्रतिरोध के 2 उदाहरण दीजिए। और आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओमी परिपथ किसे कहते हैं। तो बोला जाएगा ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उससे ओमी परिपथ कहते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उससे अनओमी परिपथ कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि अनओमी परिपथ क्या होगा कि ऐसे परिपथ जिनमें विभवांतर बदलने पर प्रतिरोध का मान बदल जाता है तो उसे अनओमी परिपथ कहेंगे, जिनमें प्रतिरोध का मान नहीं बदलेगा उसे हम ओमी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका होगा इस बोला जाएगा इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण में आपका होगा क्या, देखिए ओमी प्रतिरोध के 2 उदाहरण जो होंगे जैसे मैग्नीन का तार हो जाएगा, यूरेका का तार हो जाएगा, और अनओमी परिपथ में आपका डायोड वाल्व हो जाता है, विद्युत बल्ब के तंतु हो जाते हैं। अनओमी प्रतिरोध के जो एग्जाम्पल होंगे डायोड वाल्व हो जाएगा आपका, डायोड वाल्व हो जाएगा,
और ये आपका हो जाएगा वैद्युत बल्ब के तंतु हो जाएंगे, वैद्युत बल्ब के तंतु। और आपका बोला जाएगा जो टार्च होता है, यह भी आपका टार्च का जो बल्ब होता है यह भी आपका बोला जाएगा, या टार्च भी कह सकते हैं, जो लाइट होता है यह भी हमारा अनोमी परिपथ का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका है कि वैद्युत परिपथ के संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। देखिए किरचॉफ के 2 नियम थे, संधि का नियम और बंद-पाश का नियम। संधि के नियम में आप समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 रहा होगा, और बंद-पाश के नियम में आपका रहा होगा समेशन ऑफ आई कैपिटल आर इक्वल टू आपका होगा समेशन ऑफ आपका रहा होगा कैपिटल ई रहा होगा। तो ये आपका ये बंद-पाश का नियम है, ये आपका संधि का नियम है। ये दोनों नियम को आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, परीक्षा में कई बार आपका पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 14वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए दिया गया है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर न लगाए तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा। देखिए यदि कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, इस चालक पदार्थ के बीच में यदि आप कोई विभवांतर स्थापित नहीं कर रहे हैं, यदि विभवांतर आपने नहीं लगा रहे हैं, यदि इसमें विभवांतर नहीं लगाए हैं, तो इस चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा इसका जो अपवाह वेग या अनुगमन वेग या बोला जाएगा इसका नियत न्यूनतम वेग जो होगा वह आपका 0 होता है। इसका वेग कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है। अब हम किसी प्रश्न को हल नहीं करेंगे, ठीक है, जो शॉर्ट लगेगा उसको हम हल कर देंगे और आप पढ़िएगा ऐसा प्रश्न को। एम्पियर के नियम क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दिक्पाल तथा नमन कोण किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, उदाहरण दीजिए। स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। बीमा निकालिए, मात्रक निकालिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे के नियम क्या होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दोनों नियम को लिखिए। या लेंज का नियम क्या होता है, न्यूमैन का नियम क्या होता है। ये आपसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। तो इसके बाद आपको बोला जाएगा आपका 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए भंवर धाराएं की यदि बात किया जाएगा तो भंवर धाराएं किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपके वैज्ञानिक जिनका नाम फोको आपका है, फोको ने भंवर धाराओं के बारे में बताया है। इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। देखिए इसके बाद आपका दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े किसी संधारित्र की धारिता का प्रतिघात का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब आपको पूछा गया धारिता दिया, मतलब एक्स सी का मान आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए क्या दिया गया है कि यमकेश पद्धति में L अपान आर का मात्रक एवं बीमा निकालिए। देखिए L अपान आर का जो मात्रक होगा वो आपका सेकेंड आएगा लगभग, और इसका बीमा आपका क्या हो जाएगा T हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है कि LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। आपको कास फाई का मान निकालना है, कास फाई का मान आप निकालिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है 24वां क्वेश्चन, चोक कुंडली के सिद्धांत को समझाइए। चोक कुंडली के सिद्धांत को समझाइए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद आपका देखिए 25वां क्वेश्चन पूछा गया है परिणमन अनुपात, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, ये हिंदी में आ गया है। परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, मतलब आर का मान क्या है। इस आर के मान पर निर्भर करता है कि वो ट्रांसफार्मर अपचाई है या उच्चाई। यदि आर का मान 1 से अधिक होगा तब क्या होगा, यदि आर का मान 1 से कम होगा तब क्या होगा। ये दोनों ट्रांसफार्मर कंडीशन होते हैं कि आर का मान 1 से अधिक होगा तो अपचाई होगा, उच्चाई होगा। ये दोनों कंडीशन आपके बताए, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका दिया गया 26वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण कैसे होते हैं, या इनके गुण क्या क्या होते हैं, इनकी चाल क्या होती है, ये तरंगे कहाँ पर चल सकती हैं, इसके बारे में कौन बताए, ये सब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में एक वैज्ञानिक जिनका नाम मैक्सवेल है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब देखिए इसके बाद आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग की चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। अब देखिए इसके बाद दिया गया 28वां क्वेश्चन, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए। मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसके बाद 29वां क्वेश्चन दिया गया है विचलन कोण क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। अब देखिए विचलन कोण क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र लिखिए। ऐसे बोल सकता है न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र लिखिए, यह भी आपसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। या ऐसे भी कहा दिया सकता है यदि प्रिज्म पतला हो तब उसके अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, तो यह भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यह क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा। परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए तथा इसके किरण आरेख खींचिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए तथा इनके किरण आरेख खींचिए, यह भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद आपको दिया गया 21वां क्वेश्चन, अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है। देखिए आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, लेकिन अपवर्तन की क्रिया मतलब माध्यम जैसे ही बदलेंगे तो माध्यम बदलने पर भी प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बदलता नहीं कि आपका आवृत्ति नहीं बदलता है। देखिए इसके बाद आपको दिया गया कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए।
आपको देखते रहेंगे, आपको सिद्धांत लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया व्यतिकरण तथा विवर्तन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए बोला गया व्यतिकरण तथा विवर्तन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है कि गौड़ उच्चिष्ट किसे कहते हैं। गौड़ उच्चिष्ट, ये अड़ा आपका ये वाला होना चाहिए। गौड़ उच्चिष्ट किसे कहते हैं समझाइए। ये आपका जो व्यतिकरण में मिलेगा आपका कि गौड़ उच्चिष्ट क्या है, इसका परिभाषा आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखिए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना आपको है। देखिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन को से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका दिया गया बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य को ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, 37वां क्वेश्चन कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का वेवलेंथ ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए 38वां क्वेश्चन दिया गया है बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए 39वां क्वेश्चन दिया गया परमाणु द्रव्यमान का मात्रक MU मतलब परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बोलते हैं। MU क्या है, इसकी परिभाषा आप दीजिए। इसके बाद देखिए आपका बोला गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है, इसको समझाइए। संभारिक से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। संधि डायोड के अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, इसको भी समझाइए। अर्धचालक में P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक कैसे बनाया जाता है, इसमें देखिए 5 सप्ताह मिला दिया जाएगा तब वो कैसा होगा, 3 मिलाया जाएगा तब क्या होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद क्या दिया गया पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत परिपथ को बनाइए। देखिए अग्र दिया गया, इसका मतलब आपको अग्र ही नहीं पढ़ना है, पश्च दिशिक भी पढ़ना है, दोनों फॉरवर्ड रिवर्स दोनों आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसके बाद आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं। देखिए पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में न तो इलेक्ट्रॉन होगा न तो कोटर होगा, दोनों की उपस्थिति आपकी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए आज का जो क्वेश्चन था ये हमने समाप्त कर दिया। और जिन अभ्यर्थियों को ये वीडियो ठीक ठाक लगाओ, बढ़िया लगाओ कि नहीं, हम क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप ज़्यादा से शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो अन्य अभ्यर्थियों के पास पहुँचे जिनका फिजिक्स में कुछ और नंबर बढ़ सके। और सभी लोगों से आग्रह है कि कोई भी एक भी प्रश्न को बोर्ड की परीक्षाओं में, चाहे हाई स्कूल का बच्चा हो चाहे इंटर का बच्चा हो, कोई भी अपनी एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेगा। जो आ रहा है, यदि आप वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके स्थान पे आप जो पढ़ कर गए हैं उस प्रश्न का हेडिंग डाल करके लिखिए, लेकिन वो आखिरी में लिखिएगा, उस प्रश्न का हेडिंग डाल करके लिखिएगा, कोई भी प्रश्न को छोड़ करके नहीं आना है। ठीक है, और DS एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने संपर्क में जितने बच्चे उन लोगों से भी आप DS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो आज का विचार आप लोग को ठीक ठाक लगा होगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और जिन अभ्यर्थियों इसका PDF चाहिए DS एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, उन्हें फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।